कुछ बेसिक जो 11th-12th के मैथ्स में हैं और यूज़ होता है फिज़िक्स में, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। भले ही थोड़े टाइम लग जाते हैं, बस डिस्कस थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है ताकि फ़िज़िक्स आपका सफ़र ना करे, फ़िज़िक्स एंजॉय कर पाएँ। इसलिए थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो लंगड़े हो जाएंगे फ़िज़िक्स में। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये साथ साथ डिस्कस हो। तो कुछ आज बेसिक थोड़ा सा मैथ्स का बताऊँगा और आगे चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा। चैप्टर 1 जो है इन्फॉर्मेटिव है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है और नॉन न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन भी जनरली नहीं पूछे जाते हैं। बट इंट्रोडक्टरी बात है, फिज़िक्स का चैप्टर 1 है, फिज़िकल वर्ल्ड, फिज़िक्स रिलेटेड वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आप डिटेल में नहीं पढ़ते, ये ओवरऑल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है समझो। और 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस होते हैं। कई स्कूल और ट्यूशन सेंटर में ये इग्नोर्ड होते हैं, कोई पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन जो सिलेबस है वो हमें पॉइंट टू पॉइंट पूरा करना है, चाहे कोई पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, ये तो करना पड़ेगा ही। इसलिए आज फिज़िकल वर्ल्ड हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। भाई किसी का साउंड आया नहीं, कोई तो बोले, यहाँ समझ में आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं, आवाज़ आ रहा है ना आवाज़? चलो बहुत अच्छा, आ रहा है तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत बेसिक करके और आ जाएंगे फिज़िकल वर्ल्ड पे। आज तो ये फिनिश नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 आवर 40 मिनट्स का ही क्लास होता है। 40 मिनट्स अराउंड मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के डिस्कस करूँगा जो कि यूज़ में होता है फिज़िक्स के, और उसके बाद इंफॉर्मेटिव चैप्टर जो चैप्टर 1 है वो शुरू करेंगे। कुछ आज होगा, कुछ नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो ये काम करने हैं भाई धीरे धीरे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको हटा रहा हूँ मैं और शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाम नहीं सुना होगा, चैप्टर आएगा मैथ्स में, बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन बस खाली जानने हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो ये क्या होता है भाई? तो ये होता है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। ई टू दी पावर x, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई, और e जो होता है e, इसका वैल्यू होता है 2.71। जिस तरह से पाई का वैल्यू होता है 3.14, सिमिलरली e का जो वैल्यू होता है 2.71। और इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, न्यूज़ में भी यूज़ हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है कि कोरोना केसेस जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं जब पीक आने वाला होता है। जब पीक आने वाला होता है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है एक्टिव केसेस में या फिर न्यू केसेस में। तो ये क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है वो ज़रा समझो। मीन्स ये हो गया y इज इक्वल टू 2.71 का पावर x। तो इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहेंगे भाई तो दिखा सकते हैं इजीली। एक तरफ x दिखाओगे, x का कुछ वैल्यू लेंगे, और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इवेलुएट कर लेंगे और इसके डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का तो ये सिंपल सा मेथड होता है भाई। सिंपल सा मेथड है कि कुछ पॉइंट्स तो निकालो, पहले कुछ पॉइंट्स तो लाने पड़ते हैं। मान लो x का वैल्यू 0 लें, जब x का वैल्यू 0 लोगे तो 2.71 का पावर हो गया 0, x 0 हो चुका। तो कि एनीथिंग का पावर 0 तो 1 होता है भाई, तो इस केस में ये 1 होगा। अगर मान लो हम लोग 1 वैल्यू लें तो 1 वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? 2.71 का पावर 1 दैट इज़ 2.71 हो जाएगा, यानी e वैल्यू हो जाएगा। 2.71 मीन्स e, तो ये e वैल्यू हो जाएगा भाई, ठीक है, इक्वल टू ई हो जाएगा। सिमिलरली देखो, अगर हम लोग x का वैल्यू 2 ले लें, x का वैल्यू 2 ले लें, x का वैल्यू 3 ले लें, x का वैल्यू 4 ले लें, x का वैल्यू -1 ले लें, तो अगर 2 रखेंगे तो 2.71 का पावर 2 हो जाएगा y का वैल्यू। तो उस कंडीशन में देखो 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 और 9 के बीच में कुछ होगा अराउंड मान लो 7। अगर पावर 3 कर दें तो ये 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 3 कितना हो जाता है भाई? तो 27 हो जाता है। तो बीच में कुछ आएगा,
वैल्यू आएगा अराउंड मान लो 15 या 17 इस तरह के आएंगे। इसमें तो वैल्यू और लार्ज हो जाएगा भाई, e का पावर 4 हो गया, मीन्स 2 का पावर 4 भी होता तो ये कितना होता 16 होता, और ये 3 का पावर 4 होता तो 81 हो जाता। तो इन दोनों के बीच में कुछ अराउंड 50 आते। ऐसे ही अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट निकाल नहीं रहा हूँ। 2 का पावर जब 4 करोगे तो अराउंड 50 के आसपास, चाहे 48 आ जाए या 56 आ जाए, ऐसा कुछ आएगा। तो ये कुछ हमने दिखा दिया। -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर -1 रखेंगे तो 2.71 का पावर -1 दैट इज 1/2.71, और 1/2.71 मतलब 0.4 के अराउंड हो जाएगा। तो ये 0.4 के अराउंड हो जाएगा भाई। तो इस तरह से कुछ जो हमें मिल गए, अब इनका यूज़ करके हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं। किस का भाई, ग्राफ प्लॉटिंग का। तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिखाते हैं भाई, एक तरफ y एक्सिस, एक तरफ x एक्सिस, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। दिखाएंगे डिफरेंट पॉइंट को, 0 वाला दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, -1 वाला, अगर मान लो -2 वाला, -3 वाला, इस तरह से वेरियस पॉइंट्स दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं, 5-6 दिखा दिया काम हो जाएगा। देखो 0 पे रखा था तो 1 वैल्यू था, यहाँ था वैल्यू। हम लोग ध्यान से देखते जाएं भाई, वैल्यू यहाँ था तो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, यहाँ था वैल्यू। अब जब 1 रखा तो 2.71, 0 रखा था तो 1, और ये हो गया मान लो 2, ये वाला मान लो हो गया 3। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 1 पे वैल्यू है 2.71, 1 पे वैल्यू है 2.71 कहीं यहाँ है, देख रहे हो 2.71 कहीं यहाँ है, और 3 वैल्यू रखेंगे तो 17 हो जाता है। मीन्स ओवरऑल अगर हम लोग दिखाएं और वैल्यू बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू जो इसका कर्व होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। जितना ज़्यादा वैल्यू रखोगे, 3 रखोगे, वेरी लार्ज वैल्यू हो जाएगा, वेरी लार्ज वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। और इधर क्या है, x का वैल्यू -1 रखे, -1 रखे तो देखो 0.4 हो गया, -1 पे 0.4 हो गया, और -2 रखेंगे तो 1/e² हो जाएगा और कम हो जाएगा, -3 रखेंगे तो 1/eq हो जाएगा और कम हो जाएगा, और वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव रखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 जैसा हो जाएगा। इसलिए ग्राफ हमारा इस तरह का चलता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये है y = e⁻x। तो याद होगा आजकल के न्यूज़ में भी आता है भाई, कोरोना केस है, कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ऐसे था, अब धीरे धीरे जैसे ही पीक आ रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो पीक जब आने वाला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर हमारा लीनियर फंक्शन होता, मान लो लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो ये इस तरह से ग्रोथ होता है, रेगुलर इंटरवल पे ग्रोथ होता है। रेगुलरली ग्रो हो तो वो स्ट्रेट लाइन है, y = मान लो 2x + 3। तो ये जब x बढ़ाओगे तो धीरे 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 y भी इंक्रीज़ होगा। तो ये लीनियर ग्रोथ है, इसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मीन्स 1 पे कहाँ कितना वैल्यू है, 2 पे बहुत ज़्यादा वैल्यू, 3 पे बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो ये ग्राफ याद रखना, क्योंकि फिज़िक्स में करंट चैप्टर में भी आएगा, बहुत जगह आएगा जहाँ ई वाला वैल्यू यूज होगा। करंट में आता है e⁻t/some कांस्टेंट। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे। तो ये फिज़िक्स में समझने के लिए ये एक्सपोनेंशियल का आइडिया पता होना चाहिए। e⁻x मीन्स 2.71 का पावर x। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इस ग्राफ को अगर प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट कर लो भाई, कॉपी में अपना रजिस्टर निकालो और पेन निकालो, उसमें लिखो। अदरवाइज मैं तो स्क्रीनशॉट ले ही रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। आज ही इवनिंग तक व्हाट्सएप पे ये पहुँच जाएगा, स्क्रीनशॉट्स भी और इसके वीडियो भी। जो वीडियो इसके बन रहे हैं, क्लास के वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो भी इवनिंग तक आपको अपलोड हो जाएंगे। आपको लिंक व्हाट्सएप से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। किसी को कोई डाउट है पूछ लो भाई। हमने कुछ नहीं किया, एक एक करके वैल्यू लिया, x का वैल्यू बढ़ाया 0 1 2 3 4, कभी -1 -2 भी ले सकते हो, और उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑलमोस्ट निकाल लिए, ऑलमोस्ट वैल्यूज़ निकाले हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर पता लग रहा है 2.71 का पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू भी बढ़ते जाएंगे, पावर कम करोगे, निगेटिव में करोगे, वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। इस तरह का ग्रोथ को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको वंश, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया लग गया, बाकी इसके लिए पूरा चैप्टर है तुम्हारे मैथ्स में, तो मैथ्स बताओ। दोनों के ग्राफ बताएंगे तो उसका नहीं। ठीक है ठीक है, देखो भाई सारे लोग अब सुनेंगे, किसी का डाउट आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लीनियर फंक्शन और उनके ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो यही अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, फिर भी मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ क्या डिफरेंस है। देखो एक तरफ दिखाता हूँ लीनियर, मान लो इधर मैंने दिखाया लीनियर फंक्शन, ध्यान देना लीनियर फंक्शन हमेशा y जो होगा, मान लो y इज इक्वल टू कुछ भी है ax प्लस b, तो इसमें क्या होता है x का भी पावर मैक्सिमम 1 होगा और y का भी पावर 1 होगा, देन दिस रिलेशन इज नोन एज लीनियर रिलेशन। इसको लीनियर रिलेशन बोलेंगे क्योंकि लीनियरली मतलब x में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा तो y में भी थोड़ा इंक्रीमेंट होगा और ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीमेंट होगा। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जब इसका आप डिटेल पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर ही है मैथ्स में, लेकिन अभी मान लो इसको मैं एग्जांपल अगर बोलूं कि y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 0.1 है तो इसका ग्राफ ये है। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 तो इसका ग्राफ ये है, यहाँ 4 है और इसका देखो इस तरह से वैल्यूज़ बदलेंगे। अगर तुम चाहो तो इसका टेबल बना करके देख सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरह से ये वेरी कर रहा है, किस तरह से वेरी कर रहा है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं ईजिली। कैसे भाई, तो एक तरफ x रखो, एक तरफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 रखो। जब वैल्यू 0 रखते हो तो 0 रख के देखो क्या होगा, x जब 0 है तो क्या होगा, 0 है तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। देखो भाई अब 1 करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 करेंगे तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 करेंगे 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। अब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 4 2 जा 8, 8 और 4 12। इस तरह से 5 करोगे तो 5 2 जा 10, 10 और प्लस। देखो यहाँ पे x को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल 1 1 के गैप पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हो 2 2 के गैप पे बढ़ता जा रहा है, 6 4 6 8 10 12 14। ऐसा नहीं है कि बाद में ज़्यादा रेट से इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब अगर 1 यूनिट बढ़ाते हैं x में तो y हमारा 2 से बढ़ता है। 1 यूनिट बढ़ाया y 2 से बढ़ा, फिर 1 यूनिट और बढ़ाया तो y 2 और बढ़ गया, उस तरह से 1 यूनिट और बढ़ाएंगे तो 2 और बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब 1 बढ़ा रहे हैं तो अब 2 के बदले में 5 बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, मतलब यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे 1 बढ़ाते जाओगे 1 बढ़ता जा रहा है तो इधर से 2 बढ़ता जा रहा है, y हमारा 2 बढ़ता जा रहा है, x की तरफ 1 बढ़ा रहे हैं तो y 2 बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में समझो, अगर एक्सपोनेंशियल होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, तो एक्सपोनेंशियल के कंडीशन में देखो y इज इक्वल टू जब हमारा 2.71 का पावर x है। अब इसमें तुम अगर टेबल देखो, इसका टेबल से ही एनालिसिस हो जाएगा। इसमें भी अगर हम लोग x और y का वैल्यू, y जो कि हमारा e टू द पावर x है, इसका वैल्यू रखते जाएं तो अपने आप पता लग जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें। इसलिए रख रहा हूँ कि यहाँ भी वैसे ही लिया था, मान लो 0 1 2, तो मैं कंपेयर हो जाएगा और दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे x में, तो यहाँ भी 1 1 का ही इंक्रीमेंट करते हैं। चलो 0 रखा तो वैल्यू आया 1, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। अब इसका वैल्यू जब हम लोग 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या आएगा, तो 2.71। देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, तो ये 1.71 का इंक्रीमेंट हुआ। 1 था पहले और अब 2.71 हो गया, तो 1.71 का इंक्रीमेंट है। यहाँ मैं इंक्रीमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ इंक्रीमेंट क्या था, 2 का इंक्रीमेंट था, 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट। x का एक वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, हमेशा यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ देखो 2 वैल्यू जब रखोगे तो क्या होगा, तो 2.71 का पावर 2, तो 2.71, 3 का पावर 2 होता तो 9 होता, ये अराउंड 7 या 7.5 ऐसा होगा। तो अब बताओ गैप कितना हो गया भाई, तो गैप हो गया अराउंड 4.5 का, अराउंड 4.7 का गैप हो गया। चलो ठीक है, अब पावर 3 रखें, 3 रखेंगे तो भाई 2 का पावर 3 रखें, 2.71 का पावर 3, 3 का पावर 3 होता, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये अराउंड 20 या 18 ऐसे होगा, अराउंड 18, अराउंड 18 ऐसे जो सिंबल है
ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 18 है। तो अब गैप कितना हो गया बताओ भाई, 11 का गैप हो गया। अब जब 4 रखोगे वैल्यू तो क्या होगा, तो 2.71 का पावर 4, 3 का पावर 4 होता तो 9 9 जा 81 होता, तो 81 ना हो करके भाई 50 है अराउंड। तो अराउंड 50 भी अगर है ये, तो सोचो गैप कितना हो गया। अब गैप कितना हो गया भाई, तो 32 का ऑलमोस्ट गैप हो गया। और उसके बाद पावर 5 रखोगे तो और बड़ा गैप आएगा, और बड़ा गैप आएगा, अराउंड मान लो कि 90 का गैप आ जाएगा। इस तरह से देख रहे हो ये कैसा ग्रोथ हो रहा है। मतलब पहले दिन कोरोना के केस में 1.71,000 का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरा एक ही दिन तो बीता है, 1 डे पे बढ़ रहा है टाइम, 1 डे का ही दिखा रहे हैं। 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, इस तरह से बढ़ा रहे हैं। रेगुलर इंटरवल पे बढ़ा रहे हैं एक्स, यानी टाइम बढ़ा रहे हैं मान लो। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट डे में 1.71,000 आए, और दूसरे डे में देखो 4.7 आए, तीसरे में क्या आया 11 आए, और फोर्थ में 32 आए, फिर 90 आए, और फिर हमारा मान लो 130 या 140 आ गए। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आया था भाई, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया था इस तरह से। इस तरह से इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बाद जब पिकअप पकड़ता है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल राइज। क्लियर है अब डाउट? जी सर, इरेगुलर होता है। यहाँ इरेगुलर है, यहाँ देख रहे हो रेगुलर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से बढ़ता जा रहा है। वो रेट ही हर 1 इंटरवल एक ही बढ़ रहा है। एक्स में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट वाई में देखो कैसा इंक्रीमेंट होता जा रहा है। कभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ था, फिर इतना ज़्यादा हुआ, अब और ज़्यादा, ये और ज़्यादा हुआ, ये और ज़्यादा हुआ, ये और नेक्स्ट में चलोगे तो सीधा 300-400 पे चला जाएगा। जब डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज में देखो, डिक्रीज में कैसा, ये ग्राफ खुद ही बताएगा कि अगर इधर हमारा डिक्रीज करोगे लीनियर वाले में तो ये वैसे ही डिक्रीज होगा। एक वैल्यू उधर बढ़ाओगे 2 का डिक्रीमेंट होगा, जैसे इधर है ये लीनियर, इसलिए तो इसको बोलते हैं लीनियर। x में 1 कम करोगे तो इधर y 2 कम होगा। देखो x में 1 कम कर रहे हैं तो y में 2 कम हो रहा है, x में 1 कम किया y में 2 कम हुआ। 1 कम करो, निगेटिव में भी चले जाओगे, -1 से -2 करोगे तो y वाला में 2 का डिक्रीमेंट होगा, -8 से -10 हो जाएगा। माइनस अगर मान लो 10 है तो -12 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक और डिक्रीज करोगे तो -14 हो जाएगा। इस तरह से चेंज होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से होंगे। हर बार हर 1 गैप इन x कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 गैप इन y, चाहे वो ग्रोथ कराओ चाहे डिक्रीमेंट कराओ। यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग डिक्रीज करें तो ये टेंडिंग टू 0 होने लगता है। इधर देख रहे हो कि इधर 1 1 में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, अभी इसका समझो कि पीक ही नहीं आया है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको देखते हैं हम लोग, इसको, ये जो ग्रोथ हो रहा है अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लीनियर वाला समझ गए बात। एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे मैं स्पेस बना करके फिर से एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस में बना देता हूँ। देखो एक्सपोनेंशियल का मैं ग्रोथ दिखा रहा हूँ, तो मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मान लो ग्रीन से दिखा रहा हूँ। देखो इसका क्या है, ऐसे हो रहा है, ये ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको बोलते हैं y = e⁻x, एक्सपोनेंशियल राइज। 1 का इंक्रीमेंट करोगे, बट यहाँ पे देखोगे कि इंक्रीमेंट पहले जितना y में हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा अब y में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले देखो छोटा छोटा इंक्रीमेंट हो रहा था, छोटा इंक्रीमेंट, पहले समझो स्टेयर्स चढ़ रहे थे, तो अब बड़ा अब इंक्रीमेंट बड़ा हो रहा है, अब ये इंक्रीमेंट बड़े होंगे। तो ये ऐसा वाला ग्रोथ है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ अंदाज़ा लगा, और ये लीनियर फंक्शन, दोनों में कंपेयर कर लिए। स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ ताकि आप भी बाद में नोट कर पाएँ अपने रजिस्टर में। कोई और डाउट है अभी से रिलेटेड जो मैंने डिस्कस किया? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई पहले। क्लियर है? जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं।
था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ज़रा इस पे हम लोग नज़र डालें, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे ये क्या होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते करते आ जाता है। जो मैथ्स वाले नहीं होते हैं फंसने लगते हैं, मेडिकल वालों को प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन ये है 12th में फिर एक चैप्टर आएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अभी के लिए हम लोगों को क्या करना है भाई, अगर 12th वाले भैया से बात करोगे तो वो अभी यही पढ़ रहा होगा या अभी जस्ट पढ़ा होगा 2 वीक पहले। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये ज़रा समझो। मान लो हम लोग सॉल्व किए, कुछ सॉल्व किए, साइन थीटा आ गया हाफ, तो थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हाफ आ गया। मान लो सॉल्व करते गए, आया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हमें थीटा का वैल्यू निकालना था, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा हो गया 1/2। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा, 30 डिग्री हुआ। इसको हम लोग π/6 भी बोलते हैं, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो रेडियन में हम लोग यही लिखते हैं, और रेडियन ही ज़्यादा चलता है, ऐसा यूनिट में हम लोग रेडियन ही लिखते हैं। ये पाई रेडियन इज़ 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री सब लोग जानते हैं। एंगल का डिग्री भी यूनिट होता है और रेडियन भी, बट हम लोग कैलकुलेशन में सिर्फ रेडियन लाते हैं, ऐसा यूनिट में रेडियन ज़्यादा स्टैंडर्ड है। डिग्री नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट कैलकुलेशन हमेशा रेडियन में। कोई बात नहीं है, 30 डिग्री या फिर π/6, ये दोनों में से कोई भी आंसर दिए जा सकते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन अगर मान लो सॉल्व करते करते, फिजिक्स का इक्वेशन सॉल्व करते करते आ जाए 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो तुम क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, फिर फंस जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन में आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू लिखोगे साइन इन्वर्स 1/3। थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/3। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, तो इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग हुआ थीटा इज सच एन एंगल, चाहो तो लिख सकते हो थीटा इज, इसका इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है वो मैं लिख रहा हूँ। थीटा इज सच एन एंगल whose साइन वैल्यू इज 1/3। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो साइन थीटा हाफ आया था, तो यहाँ से भी अब किसी को साइन थीटा हाफ हो किस एंगल के लिए होता है पता ही ना हो, तो वो क्या करेगा, वो बेचारा ऐसे लिख देगा थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स हाफ, साइन इन्वर्स हाफ, साइन इन्वर्स हाफ। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा एंगल जिसका साइन वैल्यू हाफ होता हो, ऐसा एंगल जिसका साइन वैल्यू हाफ होता हो। अब तुम्हें मालूम है कि ऐसा एंगल होता है 30 डिग्री, तो तुम लिख दिए ना, उसको नहीं पता है नहीं लिखेगा, तो साइन इन्वर्स हाफ लिख के छोड़ देगा। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हुआ, तो इस तरह के कंडीशन में आपको आंसर इस टर्म में लिखने पड़ेंगे। तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिलहाल तो इस एग्जाम्पल को लिखो जल्दी से रजिस्टर पे, अपने रजिस्टर पे फटाफट लिखें। इसको अलग लिखो और ये वाला अलग हो गया। अभी मैं और ऐसा दूंगा, आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे, भी बताने पड़ेंगे। चलो भाई इसको हटा दिया जाए, बस ये खाली नोट कर लिया, इधर नोट कर लिया। अब तुम बताओगे भाई, इसको हटा रहा हूं मैं, थीटा इज सच, ये जल्दी लिख लो, थीटा इज सच एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज 1/3। इसका मतलब ये हुआ। किसी को कोई डाउट? यस सर, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखे इसका मतलब क्या है? तो ये तो मतलब ही अभी समझाना है, अभी ये मतलब ही, इसका ही मीनिंग ये है, और इसको अभी और एग्जांपल से बताएंगे तो वो फिट हो जाएगा माइंड में तुम्हारे। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। चलो अब देखें, मान लो हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके आया हमें कुछ वैल्यू, मान लो आया
2 cos थीटा इज इक्वल टू √2, देन थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा बताओ? ऐसे कंडीशन में आया तो अब इसको सॉल्व करना है। इफ 2 cos थीटा इज √2 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। तो क्या करेंगे इसको? तो 2 cos थीटा जब हमारा √2 है, 2 cos थीटा, चलो अब मैच करोगे। 2 cos थीटा अगर √2 है तो cos थीटा का वैल्यू हो गया √2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना भाई? तो 1/√2। तो थीटा का वैल्यू मैं लिख दूंगा, क्योंकि cos थीटा हमारा आया है 1/√2, देयरफॉर थीटा विल बी cos इनवर्स 1/√2। थीटा का वैल्यू हो गया cos इनवर्स 1/√2। अगर आता है तो आप इसको लिखेंगे π/4 यानी 45 डिग्री, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, लेकिन ये वैल्यू हो गया cos इनवर्स 1/√2। cos इनवर्स 1/√2 का मीनिंग अब समझो जरा। cos इनवर्स, ये इनवर्स लिख दिया, इसका मतलब ये कि ऐसा एंगल जिसका cos में वैल्यू ये रहे, तो वो एंगल है 45 डिग्री, वो एंगल है π/4, 180/4, क्योंकि 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 यही आएगा 45 डिग्री। तो अब जरा एक चीज़ और समझा जाए इससे रिलेटेड, लिखना बंद रखोगे अभी। cos इनवर्स 1/2 कितना होगा? ऐसा एंगल जिसका cos वैल्यू हाफ होता हो, ऐसा एंगल जिसका cos वैल्यू हाफ हो, cos थीटा का वैल्यू हाफ हो, तो थीटा क्या? 60 डिग्री। अगेन समझो इसका, चलो मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में, आप भी लिख लो। This is an angle whose cos value, लिखते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, whose cosine value is half, and hence it is 60 degree। इसका मीनिंग ये हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे। cos इनवर्स, मान लो कोई लिखता है cos इनवर्स हाफ, जो लिखा है तुमने cos इनवर्स हाफ इज नॉट इक्वल टू 1 cos हाफ। कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये cos का पावर -1 है क्या? cos का पावर -1 नहीं है। देखो cos स्क्वायर थीटा अगर लिखें तो ये ज़रूर पावर है, cos थीटा इंटू cos थीटा है। ध्यान देना सारे लोग, ये cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा है, दैट इज cos थीटा का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा। लेकिन cos इनवर्स हाफ को हम लोग, ये इनवर्स है, ये पावर नहीं है। देखो भाई cos थीटा का होल पावर 2 है, cos थीटा का होल पावर 2 हो तो ये हमारा cos स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन cos इनवर्स हाफ को हम लोग 1 cos हाफ नहीं लिख सकते, ये पावर -1 नहीं है, ये पावर -1 नहीं है, ये ध्यान देना। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ही पावर -1 जैसा लग रहा हो तुम्हें, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ये एंगल है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इसको। इन्वर्स में हम लोग बात करते हैं cos इन्वर्स हाफ, इट मीन्स ऐसा एंगल जिसका cos वैल्यू हाफ होता हो। तो दिस इज इक्वल टू पाई, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे π/3।
60 डिग्री। cos इनवर्स हाफ इज 60 डिग्री, नॉट इक्वल टू 1 अपॉन cos हाफ। ऐसा नहीं समझेंगे। इस पे अभी माइक्रोस्कोप लगाओ। और मैं इधर अब दिखा रहा हूं। cos इनवर्स 1 कितना होगा? तो ऐसा एंगल जिसका cos में वैल्यू 1 होता हो, वो एंगल क्या है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। अब साइन इनवर्स 1 लिखेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री, दैट इज π/2, बिल्कुल करेक्ट। और ये cos इनवर्स 1 है 0 डिग्री, 0। उसी तरह से बोलो तुम कि tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा? tan इनवर्स 1/√3, मतलब ऐसा एंगल जिसका tan वैल्यू 1/√3 होता हो तो वो है 30 डिग्री, दैट इज π/6। tan इनवर्स √3 कितना होगा? 60 डिग्री, दैट इज कितना? π/3। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इसको पावर नहीं समझा जाए। दिस -1 इज नॉट पावर। इसको भी आप नोट कर लें। होमवर्क भी दूंगा इस पे आज के क्लास के बाद, नोट कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अगर किसी का कुछ छूट जाए तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। मैं सारा स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। जहां छूटा हो आप लिख लेंगे, रिवाइज भी आपका हो जाएगा एक तरह से, और लिख भी लेंगे, कंप्लीट भी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मैं अगर बोलूँ कॉस पे ही लेता हूँ या साइन पे, किसी पे भी ले सकते हो। मान लो साइन इनवर्स मैंने बोला, साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा? 60 डिग्री, दैट इज π/3। बहुत अच्छे। दिस इज नॉट इक्वल टू, इसको जरा समझा जाए, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन √3/2। ऐसा हम लोग नहीं समझेंगे। और देखो अगर ये साइन √3/2 अगर ऐसे हो जाए, मान लो साइन कुछ भी है, थीटा, साइन थीटा ही लिख देते हैं। साइन मान लो थीटा है, इस पूरे का पावर -1 हो तो वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि साइन कुछ भी वैल्यू, साइन 1/2 मान लो लिखा मैंने लिखा साइन 1/2, खाली साइन 1/2, तो इस पूरे का पावर -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 1/2। ठीक है, पूरे पे पावर -1 है तो है ये 1 अपॉन साइन 1/2। लेकिन अगर मैं लिखूं साइन पे पावर -1 और तब ये 1/2 लिख रहा हूं, इट मीन साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/2। इसको बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 होगा कितना भाई? तो ये होता है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझे? पावर यहाँ लगाना मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये एक एंगल होगा। दिस इज एन एंगल, ये एक एंगल है। और इस पूरे का पावर -1 है तो हाँ भाई, तो जब किसी भी चीज़ का पावर -1 होता है तो उसको 1 अपॉन डिनोमिनेटर में डाल देंगे। अगर साइन थीटा का पावर -1 है तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा बोलेंगे। बट अगर कोई बोल दे कि साइन इनवर्स थीटा है, साइन इनवर्स x है, कुछ भी जो भी है, तो इसको हम लोग 1 अपॉन साइन x नहीं लिख पाएंगे।
इसको 1/sin x नहीं लिख पाएंगे, sin x का होल पावर -1 रहेगा तो ये लिख पाएंगे 1/sin x। छोटा छोटा बात है, माइन्यूट बात है, ध्यान रखने हैं। दिस इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जैसे ही आ गया तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और ये जब भी होगा तो ये एक एंगल होगा। जैसे ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कि इन्वर्स में चल रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये वैल्यू है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जहाँ यूज़ हो गया तो समझो कि ये ब्रैकेट में जो डाला जाएगा वो वैल्यू है, वैल्यू। साइन इन्वर्स हाफ है तो हमें वैसा एंगल ढूंढना है जिसका वैल्यू हाफ हो साइन में। ये पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, बोलो बोलो। सर साइन इनवर्स हाफ और साइन हाफ दोनों इक्वल होते हैं? साइन इनवर्स हाफ और साइन हाफ इक्वल कैसे हो जाएंगे? इक्वल कैसे हो जाएंगे? सर दोनों की वैल्यू 30 डिग्री होती है। ना ना, मैं बताता हूँ, देखो इधर देखते हैं भाई। यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। तुम बोल रहे हो साइन इनवर्स हाफ, हाँ, और साइन हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ हुआ 60 डिग्री, 30 डिग्री, दैट इज π/3 हुआ। साइन इनवर्स हाफ इज π/3। और दूसरा क्या कह रहे हो? साइन हाफ। साइन हाफ। तो ये दोनों में तुम्हें डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा? यहाँ पे -1, ये वैल्यू 30 डिग्री नहीं होती, साइन हाफ है, साइन हाफ यानी कि साइन 0.5 अच्छा ठीक है, सॉरी। और साइन 0.5 रेडियन। सर तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल। ये है साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ, और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तभी तो थीटा साइन इनवर्स हाफ होगा। साइन थीटा हाफ है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ है। साइन थीटा हाफ है तो थीटा इज साइन इनवर्स हाफ। मीन्स ऐसा एंगल जिसका साइन वैल्यू हाफ होता हो, तो ऑब्वियसली थीटा क्या है? 30 डिग्री है। लेकिन साइन हाफ का मतलब है साइन हाफ रेडियन, क्योंकि डिग्री नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। साइन हाफ है मतलब हाफ रेडियन। ये साइन अगर मान लो हमारा होता 3.14 यानी कि साइन पाई, तो ये होता 1, ये 0। साइन पाई होता है 0, 180 डिग्री। अगर यही साइन π/2, देखो लिख दे रहा हूँ मैं, साइन π/2 इज इक्वल टू लिखूँगा साइन 1.57। π/2 क्या होता है? 1.57, क्योंकि पाई होता है 3.14, हाफ से डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो साइन 1.57, तो साइन π/2 होता है, ये होता है 1। तुम्हें पता है 90 डिग्री। 1.57 रेडियन का मतलब है 90 डिग्री। नहीं समझे? बोलो। डिग्री नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ डिग्री नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रेडियन। सारे लोग ध्यान से देखें, डिग्री नहीं लिखा हुआ है, रेडियन है। तो रेडियन है तो भाई रेडियन के मामले में देखो 3.14 पाई होता है जो वैल्यू। साइन 3.14 जीरो होता है, क्योंकि साइन पाई 0 होता है। और साइन π/2 जो कि साइन 90 डिग्री होता है वो तो 1 होता है भाई। तो साइन पाई का वैल्यू साइन π/2 अगर बोलें तो वो है साइन 1.57, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, साइन 1.57, और ये साइन 90 डिग्री है, ये है 1। तो जब तुम्हें डिग्री में बोला जाए, डिग्री में बोला जाएगा, तब आपको अपना खोपड़ी लगाना है जो आपने याद किया हुआ है। साइन अगर मान लो 30 डिग्री बोला जाए ना, तब बोलना कि ये हाफ है। और अगर साइन 30 बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये 30 रेडियन हुआ, और 30 रेडियन कभी हाफ नहीं होता। इसलिए ये बात ध्यान रखना है। कोई साइन 30 ऐसे ही लूज सेंस में बोल देते हैं, साइन 30 कितना
तो साइन 30 हाफ ऐसा बोल देते हैं लोग, लेकिन साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 30 नहीं, ये तो 30 रेडियन हो गया, तो ये हाफ नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू हाफ। अब इसका वैल्यू कितना होगा तो आपको देखना पड़ेगा, 3.14 फिर 3.14 हटाना पड़ेगा, ये अलग मैटर हो गया। साइन 30 आप इतनी आसानी से नहीं निकाल लेंगे, साइन 30 डिग्री जरूर निकाल सकते हो, साइन 30 डिग्री है तो तुमने अगर बोला साइन हाफ तो इसका मतलब ये रेडियन में देखा जाएगा, और साइन 1.57 होता तो 1 हो जाता, साइन 3.14 होता तो 0 हो जाता। अब 0.5 क्या होगा तो वो भी तुम्हें ग्राफ पे या साइन का टेबल मिलता है उससे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। साइन 0.5 इज नॉट ए स्टैंडर्ड वैल्यू, साइन 3.14 होता स्टैंडर्ड होता, 1.57 होता स्टैंडर्ड होता, π/2 हो जाए, π/4 हो जाए, π/3 हो जाए, वो काम करेगा। और ये साइन हाफ का मतलब साइन 0.5 ये हुआ, साइन हाफ का ऐसे वैल्यू निकालेंगे। साइन इन्वर्स हाफ होगा तो ज़रूर π/3 हो जाएगा, क्योंकि साइन इन्वर्स हाफ का मतलब क्या हुआ, ऐसा एंगल जिसका साइन वैल्यू हाफ होता हो। इसका मतलब क्या होता है सबको पता ही है, इसका मीनिंग क्या है भाई, तो सच एन एंगल यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस कलर से लिखूँ, इसे लिखता हूँ, सच एन एंगल whose sin value is half, whose sin value is half। बोलो भाई, क्लियर हुआ? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब भी ऐसा होता है कि हमें साइन थीटा का वैल्यू कुछ मिल गया जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप सीधा थीटा को साइन इन्वर्स लिख दो। ये ध्यान रखने हैं, इस पे तो चैप्टर है पूरा मैथ्स का, लेकिन कभी भी सॉल्व करते हुए अगर आ गया तुम्हें, मान लो तुम्हें सॉल्व करते हुए आ गया, कि सॉल्व करते हैं बहुत कुछ आता रहता है भाई, अगर आ गया ये मान लो 2 sin थीटा इज इक्वल टू, अगर √2 आता है तो आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको थीटा निकालने हैं या एक्स निकालने हैं, जो भी निकालने हैं, एक्स निकालने हैं मान लो, तो साइन एक्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे भाई साइन एक्स कैसे निकालोगे? तो भाई सॉल्व करते हुए आए हो, अब देखो फिजिक्स का तुमने यूज़ किया और करते करते इक्वेशन आ गया, मैथ्स के फॉर्म में अब आ गया भाई, अब हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे भाई, ऐसे ही लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू √2/2 दैट इज 1/√2 लिखोगे, तो एक्स का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, तो भाई जब साइन एक्स √2 है, 1/√2 है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तुम ये मत समझ लेना कि अच्छा ये साइन तो मल्टीप्लाइड है, एक्स का वैल्यू साइन जाके उधर नीचे हो जाएगा, ये नहीं है भाई, ये साइन एक्स पूरा है, इसमें इसको साइन इंटू एक्स नहीं समझा जाए, ये साइन इंटू एक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये साइन एक्स है और इधर कॉस एक्स है, तो ये साइन इंटू एक्स और कॉस इंटू एक्स, एक्स कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस tan हो गया, ऐसे ही ये नहीं बोला जाता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साइन एक्स इज़ ए फंक्शन, ये साइन एक्स एक कंप्लीट फंक्शन है, ये इसमें से अलग अलग नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। साइन एक्स का वैल्यू ये परपेंडिकुलर अगर 3 है और ये 5 है तो 3/5 हो जाएगा, तो ये साइन एक्स हमारा ये है, इसमें से साइन इंटू एक्स नहीं समझा जाए कभी भी, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है, दिस इज ए फंक्शन, इन ये है फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह से साइन इन्वर्स अगर मान लो कुछ है, साइन इन्वर्स है, तो दिस इज नथिंग बट एन एंगल, whose साइन वैल्यू इज हाफ, तो इसीलिए ये बन गया तुम्हारा π/6 दैट इज 30 डिग्री। अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा अब तक, बोलो भाई, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये टर्म तो छोटा सा समझ गए? Yes, sir. सारे लोग, किसी को डाउट हो बोल दे भाई। अच्छा ठीक है, एक सॉल्व करो, अगर मान लो x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 0 है, तो क्या लिखूं? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि cos x का वैल्यू 0 आया, तो cos x का वैल्यू 0 आया तो x का वैल्यू cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 मतलब ऐसा एंगल जिसका cos वैल्यू 0 होता हो। ये है एंगल हुज cos वैल्यू इज 0। बस आपको इतना ही समझना है, हुज cos वैल्यू इज 0, तो भाई वो कितना है? तो x का वैल्यू cos, जिसका वैल्यू 0 हो तो वो ऑब्वियसली क्या होता है? 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री ही है जो 0 होता है, तो इसलिए π/2 हम लोग आंसर लिख देंगे। तो ये छोटे छोटे बात हैं, ये समझने पड़ेंगे, इतना जानने पड़ेंगे, कभी आ जाएगा फिजिक्स में यूज़, तो उस समय इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब आगे का हम लोग थोड़ा देखें, जरा समझा जाए, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कुछ हैं ये फार्मूलाज, इनको देखा जाए तो भैया ध्यान रखना कि साइन a प्लस बी हो, साइन a प्लस बी हो तो उसका कैसे डील करेंगे? तो साइन a प्लस बी, जैसे मान लो तुम्हें आ जाए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालो, मान लो साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, हमें नहीं पता भाई, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, तो इसको हम लोग 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस a है कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45 डिग्री। देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a, ये a है समझो, ये b है समझो, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको जानने हैं, पहचानने हैं। अब ऐसे हम लोग चाहें तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल पाएंगे। साइन 30 डिग्री हाफ होता है और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, और ये वाला 1/√2 होता है, यानी कि 2√2 समझो कि बाहर हो गया, और ये हो गया 1 + √3। 1 + √3 अपॉन 2√2 इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री का ये वैल्यू मिल गया हमें। तो इस तरह से कई बार आएगा तो यूज़ करने पड़ेंगे। मैथ्स में तो होता ही है, बट फिजिक्स में भी काम आता है। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह से ये भी फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी वैसे ही, और माइनस कॉस a इंटू साइन बी। इसका यूज़ कहाँ हो जाएगा भाई? मान लो अगर हमें निकालना हो साइन 15 डिग्री, कैसे निकालें भाई? तो साइन हो जाएगा ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 30 तो कम से कम पता है, बाकी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे भाई? तो भाई पता ही है तुम्हें कि ये हो जाएगा कितना, तो साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a, यानी कि कॉस 45 इंटू साइन बी मीन साइन 30 डिग्री। इनका वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, मिल जाएगा, हो जाएगा काम। समझे? इस बात को समझे भाई? ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? इन फार्मूलाज को बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं। ये अब याद करके करो, या धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने से आ जाएगा। आगे बढ़ें, वंश आगे बढ़ा जाए। वंश का आवाज़ नहीं आ रहा है, चलो आगे देखते। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही और भी फॉर्मूला है जो अभी देखा हम लोगों ने, साइन के लिए था, अब कॉस के लिए भी है। कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। कॉस a प्लस बी होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कॉस a इंटू कॉस बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये सब धीरे धीरे याद हो जाते हैं। कॉस a प्लस बी इज कॉस a इंटू कॉस बी, यहाँ दोनों कॉस हो जाते हैं, और साइन a इंटू साइन बी, बीच में रहेगा माइनस। कब बीच में माइनस रहेगा? जब यहाँ प्लस है तो।
और cos a माइनस बी करोगे तो भी cos a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू साइन बी होगा, लेकिन बीच में आ जाएगा प्लस। ये ध्यान रखने, वहाँ उल्टा था, साइन वाले में उल्टा था, साइन वाले में अलग था। साइन वाले में साइन a प्लस बी होता था तो होता था साइन a, देखो साइन a प्लस बी जो था फॉर्मूला वो था साइन a इंटू कॉस बी, अलग अलग हो गए। और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, कॉस a इंटू साइन बी, ये होता था साइन a प्लस बी में। मीन्स यहाँ प्लस है तो यही वाला प्लस यहाँ भी है, ध्यान रखना। और इसमें मिक्स हो गया था, साइन a प्लस बी है तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या है डिफरेंस, तो कॉस a इंटू कॉस बी रहेगा, साइन a इंटू साइन बी रहेगा। कॉस a माइनस बी है तो कॉस a इंटू कॉस बी, साइन इंटू साइन बी, लेकिन बीच में आ जाएगा प्लस, यहाँ वाला साइन का रिवर्स। तो ये फॉर्मूला भी याद रखने हैं। tan में भी वैसे ही होता है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी है तो न्यूमरेटर में रहेगा tan a प्लस tan b और डिनोमिनेटर रहेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी है तो ऊपर रहेगा tan a माइनस tan b, लेकिन नीचे रहेगा 1 प्लस, क्योंकि माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये तो आपके माइंड में सेट करने हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ क्या डिफरेंस है। tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऊपर में डायरेक्ट यही वाला रहता है, बस अलग अलग हुआ रहता है। tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1, और ये रिवर्स हो जाएगा प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से tan a प्लस b है तो tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan 2a का भी कई बार आ जाता है यूज़, तो tan 2a का क्या होगा, a को b बना दो, b को a बना दो तो a प्लस a हो जाएगा। मीन्स b भी अगर a बन जाए तो tan 2a हो जाएगा। तो b को अगर a बनाएंगे तो tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, यानी कि tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a मिल जाएगा। ये सब फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री 11th में है, काम फिजिक्स में आ सकता है, इसलिए लिखवा दिया, आपको याद रखना है कहीं भी ज़रूरत आ जाए। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है और ये भी काम आता है। अब आपको ये सब याद तो कर रही है, धीरे धीरे मैथ्स वाले को तो याद हो जाता है जल्दी, मेडिकल वाले को थोड़ा देर से याद होगा, लेकिन याद करना होगा। साइन 2a ये आ जाएगा तुम्हारा चैप्टर 4 में, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हें साइन निकालना हो 120 डिग्री, हमें याद ही नहीं है, अरे भाई तो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो 2 इंटू 60 डिग्री तो बोल सकते हो ना, इसको 2 इंटू 60 डिग्री बोल सकते हो। और साइन 2 थीटा का तुम्हें पता है वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। और इससे हमें क्या मिल गया, 1 से 2 कैंसिल हो गया और ये मिल गया कितना √3/2। ये वैल्यू मिल गया भाई √3/2, क्योंकि 1 2 से 1 2 शहीद हो जाएंगे, मिल गया √3/2। हमें नहीं याद है कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद है तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो साइन 2a का ये फॉर्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a। अगर मान लो ये तो चलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हो, यही वाला, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा ही है और θ/2 के टर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को समझ सकते हैं साइन 2 टाइम्स θ/2, और जब 2 टाइम्स θ/2 समझ रहे हो तो 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 हो जाएगा भाई, क्योंकि साइन 2x होता है, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो वैसे ही है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, क्योंकि हमने साइन थीटा को क्या लिखा 2 टाइम्स θ/2 लिखा, इसलिए 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा मैथमेटिकल आज दिखा रहा हूँ, ज़रूरी है।
और उसके बाद देखो एक और फॉर्मूला है cos 2a। तो cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a होता है। यहाँ पे जरा देखा जाए, cos 2a का एक बस याद रखने हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब तुम्हें खाली cos में अगर लिखना हो तो ठीक है भाई, cos स्क्वायर a को छोड़ो और इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, इसको लिखा साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो इससे क्या मिल जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और अगर तुम्हें साइन स्क्वायर a के टर्म में खाली चाहिए तो कॉस स्क्वायर a को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये तो है ही माइनस साइन स्क्वायर a, तो इससे क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, मीन्स cos 2a को ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी फेमस है, cos 2a को खाली cos के टर्म में चाहिए तो ये फेमस है, साइन cos दोनों चाहिए तो ये है, वही मैंने लिखा हुआ देखो, cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, बात एक ही है, ये ध्यान रखने हैं। चलो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं मैथमेटिकल पार्ट में, अब थोड़ा फिजिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई, ये सब फॉर्मूला याद रहेगा, याद कर लेने हैं, नहीं भी करना, मान लो ना भी याद रहे तो एक जगह तो कम से कम लिख करके रजिस्टर में लिख के रख दोगे, जब ज़रूरत होगा रेफ़र करोगे, 2-4-10 दिन जब रेफ़र करते करते याद। क्या क्लास अभी खत्म कर रहे हैं? नहीं, अभी कैसे ख़त्म करेंगे, 3:40 तक होता है, अभी नहीं ख़त्म होगा भाई। और मैथ्स वाला पार्ट अभी के लिए पॉज लगाते हैं, थोड़ा फिजिक्स का चैप्टर 1 भी तो आज शुरू करने हैं। तो चलो मैं अब ये सारे फार्मूला तीनों जो अब तक बताया वो है, जो अब तक बताया ये भी मैं आपको भेज दूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और आप उसको नोट कर लेना। ये जो नोट कराया जो अभी बताया है ये वही है, कोई अलग नहीं है। ये साइन a प्लस बी, देखो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और साइन a माइनस बी है साइन a इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ माइनस माइनस वाला सेम रहेगा, यहाँ देखे थे रिवर्स हो गया था, प्लस है तो यहाँ माइनस कॉस a इंटू कॉस बी, तो ये वाला देख लिए, ये वाला देखा, tan a प्लस बी देखा, tan a माइनस बी देखा, साइन 2a देखा, कॉस 2a देखा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा को हमने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, ये तो आप पहले से जानते हो, ये तो 10th क्लास जानते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ये भी आप 10th क्लास से जानते हैं, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये तो पहले से जानते हैं सारे लोग, नीचे वाला तो जानते हो पहले से, ये वाला तो जानते हैं ना भाई, और ये वाला 11th में है। तो इस तरह से ये पूरा लिस्टिंग, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। और फॉर्मूला ये सब है, किसी और दिन दिखाएंगे, किसी और दिन दिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किसी और दिन दिखाएंगे। और ये जल्दी से अभी आप सॉल्व करो, ये फॉर्मूला लिख सकते हो अभी, अगर माइंड में है तो लिख सकते हो, ये तो होता है सबको मालूम है, अगर माइंड में है तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको मालूम है भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी सबको मालूम है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी सबको पता है बचपन से। साइन 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अभी तो पढ़ा था, अगर खाली कॉस स्क्वायर थीटा में लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, खाली साइन स्क्वायर में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है भाई, तो tan 2 थीटा क्या होगा, तो इसको तुम अगर तुम्हें याद ना हो तो ऐसे समझेंगे, tan a प्लस बी, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, तो tan थीटा प्लस tan थीटा, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, तो इससे मिल गया हमें 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का वैल्यू। तो
खैर याद रखने हैं, फॉर्मूलाज ये सब हैं तो याद रहता ही है आपको। एंगल भी पता ही, चलो इसको भी जल्दी से फिल इन द ब्लैंक करो भाई। 2 पाई इधर डिग्री, ये एंगल तो सबको पता है कि एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ L डिवाइडेड बाई रेडियस R, यही होता है भाई, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। 2 पाई को कितना बोलेंगे, 360 डिग्री। पाई को कितना बोलेंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 और पाई बाई 6 इज। तो इस तरह से ये तो टिप्स पे आ जाना चाहिए, ये सब है भी, आपको हो भी जाएगा नहीं अगर है तो। चलो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सिलेबस अकॉर्डिंग टू CBSE जो सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस है वो देखो एक नज़र। फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, क्या क्या है भाई, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, कंजर्वेटिव लॉज हैं बहुत सारे, तो ये थोड़े बहुत जाने, इन्फॉर्मेटिव है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी आपस में क्या रिलेशन है, फिजिक्स एंड सोसाइटी में आपस में क्या रिलेशन है, ये सब, तो ये सब बस इंफॉर्मेशन की बात है। और इसमें एनसीईआरटी देखोगे तो अच्छा भाई ये वाले साइंटिस्ट ये किए थे, ये वाले साइंटिस्ट ये किए थे, तो ये डिस्कवरी, इसके लिस्ट बने हुए हैं, ये साइंटिस्ट का ये कंट्रीब्यूशन, ये साइंटिस्ट का ये कंट्रीब्यूशन, तो ये सब इंफॉर्मेटिव है, कोई पूछता नहीं है, फिर भी बताना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज जितना हो पाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये है तुम्हारा सिलेबस चैप्टर 1 का, और आगे बढ़ते हैं इसमें उसी तरह से। चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, अब हम लोग चैप्टर 5 भी है। अब ज़रा हम लोग देखें, सबसे पहले शुरू हो जाते हैं व्हाट इज साइंस। जब शुरू हो ही रहा है चैप्टर 1 तो फिर शुरू हो जाए भाई। साइंस पता ही है तुम्हें, साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए, लॉजिकली ही कुछ कंक्लूजन डिराइव होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होना चाहिए, तब वो लॉज बनते हैं, उसको हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आए तो आप क्या लिख सकते हो, तो स्टैंडर्ड टर्म में अगर लिखना चाहें तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना है उनका, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ऑब्टेन हुआ है भाई, एंड कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीजनिंग, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के साथ, और ऑब्जर्वेशन ठीक से किया हमने, एक्सपेरिमेंट्स किया, वेरीफाई किया, तब जा कर के कुछ लॉज बने जो कि नेचुरल फिनोमेना को गवर्न कर रहे हैं। इन नेचुरल फिनोमेना के बारे में सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी एनालिसिस इज नोन एज साइंस। सबको पता है ये, तो इसमें तो कोई ख़ास वाली बात नहीं है, ये तो आप 9th क्लास से समझ रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या करने हैं, तो चलो भाई ये अब आ गया, ऐसे तो आएगा नहीं, कौन पूछने जाएगा ये क्वेश्चन, स्कूल वाले थोड़ी पूछेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा, सबको पता है। अब बात करें व्हाट इज़ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स भी वैसे ही सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो नेचर में नेचुरल फिनोमेना के बारे में ऑब्ज़र्व किए पहले के साइंटिस्ट लोग, उन्होंने नेचुरल फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करके कुछ लॉज डिराइव किए, लॉज ऑब्टेन किए, अच्छा ये रूल है, ये लॉ फॉलो कर रहा है नेचर, उसका फिर क्रॉस वेरिफिकेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, वेरिफिकेशन किया, हाइपोथेसिस पहले देखा, पहले सोचा कि ऐसे होता होगा, अच्छा एप्पल गिरा, क्यों गिरा भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इसका मतलब मास लगता है, तो चलो और टेस्ट करके देखते हैं, दूसरा एप्पल के बदले में गुआवा गिराते हैं, बनाना गिराता है, अच्छा उस पर भी लग रहा है, अच्छा तो मून पे भी लग रहा है, मून नहीं आ रहा है, तो उसके क्या हैं भाई रीज़न, मून पे जब अर्थ लगा रहा तो उसको भी आके गिरना चाहिए, लेकिन वो नहीं गिरता। तो ऐसे फेनोमेनास को ऑब्ज़र्व करके कुछ लॉज बनाए गए, उनका सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिकली
रीजनिंग करते हुए ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स का मतलब ही है नेचर। तो इसके बारे में अगर आपको लिखने को आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता तो नहीं है। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। ग्रीक वर्ड नेचर, फिजिक्स का मीनिंग ही होता है नेचर, मतलब जो आया है ग्रीक वर्ड से उसका मतलब नेचर है। और फिजिक्स अब ऑर्गेनाइज्ड साइंस बन गया, जो कि क्या करेगा भाई, स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ एंड देयर मैनिफेस्टेशन, कैसे कैसे वो ऑब्टेन हुआ। द नेचुरल फिनोमेना, जितना भी नेचर में फिनोमेना है उनका हम लोग मैनिफेस्टेशन के साथ उसका एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशन, इन सब का। ठीक है, लिख सकते हैं, आप भी लिख लो, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना ऐसा लिख सकते हैं, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। ये तो होना ही होना है, ऐसा ही नहीं, बिना लॉजिक के तो कुछ चलेगा ही नहीं फिजिक्स में। जो भी हम लोग देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो ऑब्ज़र्वेशन पहले वाले लोगों ने भी किया और उस बेसिस पे कुछ उन्होंने कंक्लूज़न निकाले कि ऐसा होता होगा, हाइपोथेसिस पहले बनाए कि अच्छा ऐसा होता होगा, फिर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया, 4 स्टेप में उसको बार बार डिफरेंट सिचुएशन बदल करके देखा, तब जाके वो रूल फॉलो हो रहा है एक्सपेरिमेंट। फिर उसको थ्योरेटिकली ऑब्टेन करने की कोशिश किया, जब बहुत सारे वेरीफाइड हो जाते हैं तब जा कर के वो एक लॉ बनता है और उसको फिर हम लोग पढ़ते हैं और आगे के फिनोमेना का प्रेडिक्शन भी करते हैं। तो फिज़िक्स में हम लोग ये सब डील करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेटिव बात आपको जान लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जो कि हम लोग बेस ऑफ फिजिक्स क्या है, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिकली हम लोग सबका तो सब स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज काम होता है। साइंटिफिक मेथड किसको बोलेंगे, जिसमें एसेंशियल स्टेप्स को फॉलो किया जाए। कोई भी रूल है, कोई भी लॉ इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें। ऐसा ही नहीं कि हमने भाई न्यूटन साहब हैं तो अपने कुछ भी रूल बोल दिया है वही सब फॉलो करेंगे, नहीं भाई, उसको लॉ बनने से पहले बहुत सारे स्टेप्स से क्रॉस करने पड़ेंगे तब जाके वो लॉ बनेगा। तो साइंटिफिक मेथड इसी का नाम है भाई, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच used by a scientist in studying the natural phenomena and establishing the law which governs these phenomena and is called scientific method। जो इन phenomena को गवर्न कर रहा है, जो फॉलो करा रहा है, जो रूल बना रहा है, उसका हम लोग साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप हम लोग एनालिसिस करके तब जाके इस्टेब्लिश करते हैं लॉज को। तो इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो स्टेप यह है कि एक्सपेरिमेंट करो भाई, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्व किए, देखिए भाई क्या क्या हो रहा है। उसका फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे देखा एप्पल गिर गया, अच्छा इंक्लाइन प्लेन पे रखा, अरे वो स्लाइड करता हुआ चला गया, अच्छा। तो ये सब जो हमने ऑब्जर्व किया, अच्छा ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर तो नहीं गया अपने आप, तो इंक्लाइन प्लेन अगर हो तो ये नीचे की तरफ जाता है, अच्छा ये भी ऑब्जर्व किया। उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस हमने फॉर्म किया कि अच्छा ये होता होगा। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करोगे भाई, उसका वेरिफिकेशन करोगे इस हाइपोथेसिस का जो आपने समझाया है, उसका वेरिफिकेशन करोगे, तब उसका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करेंगे, थ्योरेटिकल भी उसका प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, और उसके बाद भी दूसरे साइंटिस्ट को बोलेंगे कि तुम अब वेरीफाई करो भाई, अब आप लोग वेरीफाई करो कि ये अगर एक्चुअली में क्रॉस कर के वेरीफाई करके तब जाके इस्टेब्लिश होगा। 10 लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है।
तब जाके ये ऑब्जर्वेशन बन जाएगा लॉ, जो कि गवर्न करेगा, जो नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करने से रिलेटेड लॉ है। तो हम लोग इस बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी नॉलेज के बेसिस पे तो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा रॉकेट है, ऐसे लॉन्च करेंगे, इसमें ये होगा, उस टाइम पे जाके इसका वेलोसिटी ऐसे चेंज होगा, डायरेक्शन ऐसे चेंज होगा, और फाइनली ये अर्थ के सैटेलाइट में बन जाएगा, अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगा और ये चलता रहेगा। इससे हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग करते रहेंगे, और इसका और भी कम्युनिकेशन अगर यूज़ करना है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी ये बन सकता है। तो भाई बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग फिज़िक्स के नॉलेज के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं। सो इट्स स्टेप्स हैं भाई, ऐसे ही कोई बोल देगा हवा में तो उसको फिज़िक्स नहीं मानेगा, ठीक है। ये सारे साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करने पड़ेंगे, और इस प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाना, और उसका वेरिफिकेशन एंड क्रॉस वेरिफिकेशन करना, और थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन भी करना। थ्योरेटिकली भी प्रेडिक्ट किया गया अच्छा अगर ये होता है, तब तो कोई पर्सन अगर सेकंड फ्लोर के बालकोनी से जंप मारेगा तो प्रेडिक्शन है कि वो मर जाएगा, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी देखा गया कि भाई इतना जोर का चोट लगता है तो इंसान जनरली मर जाता है। तो इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कि गोली मारा जाएगा तो ये मर जाएगा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रेडिक्शन करते हैं, बच्चा भी प्रेडिक्ट करता है, अच्छा सोफे पर से जंप मारेंगे तो कुछ नहीं है, अलमीरा पर से जंप मारेंगे तो गिर जाएगा, पैर टूट जाएंगे। तो प्रेडिक्शन तो बच्चे से ही करना शुरू कर देते हैं, 5 इयर्स के एज से ही, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मेथड हुए, ये भी याद रखने हैं आपको। मैं ये स्क्रीनशॉट दूंगा तो आप लिख लेना, स्कूल वाले चाहें तो पूछ सकते हैं, ये बात अलग है कि पूछते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है चैप्टर 1 में इन्फॉर्मेटिव, वो है व्हाट आर द 2 बेसिक, जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल थ्रस्ट इन द फिजिक्स। फिजिक्स में जो मेन स्ट्रेस, मेन थ्रस्ट 2 बातों पे दिया जाता है, वो बताना है, वो समझना। तो 2 बात फिजिक्स में मेन है, एक है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन। द 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या क्या हैं, तो देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हो ताकि आपको जब भी अगर आए स्कूल में तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। द 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या क्या हैं भाई, तो वो ये है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन यूनिफाई करना, और रिडक्शन करना मतलब रिड्यूस कर करके देखना। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। पहले चलते हैं यूनिफिकेशन पे। चलो भाई यूनिफिकेशन को देखा जाए। यूनिफिकेशन का मतलब है ये लो, ये छोटे छोटे चीज़, फिनोमेना, ये फिनोमेना देखा, अच्छा ये फिनोमेना देखा, ये फिनोमेना देखा, अरे हज़ारों फिनोमेना देखा, बहुत सारे फिनोमेना देखे, क्या ये इतना फिनोमेना एक लॉ से एक्सप्लेन हो पाएगा? तो हम लोग समझें कि अच्छा ये यूनिफाइड होके पढ़ रहे हैं, मतलब इसके लिए अलग रूल लग रहा था, इसके लिए अलग रूल लग रहा है, इसके अलग रूल लग रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे अगर एक रूल से गवर्न होते हों और एक्सप्लेन किए जाते हों, तो ऐसा यूनिफाई करने का कोशिश किया जाए, यूनाइट करने का कोशिश किया जाए, ताकि फिज़िक्स इतना लेंदी ना हो। हर के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अरे मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको पकड़ो। तो यूनिफाई करने का टेंडेंसी हमेशा से साइंटिस्ट कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देखो, अपने फिजिक्स में आता है, आप 12th में आते आते पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। तो ये हम लोग पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे, तो अलग अलग समझते हैं, चैप्टर भी अलग अलग बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, इन सब के रूल्स भी अलग अलग हैं। लेकिन बाद में मैक्सवेल साहब क्या बोले कि ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब जो है ना वो एक ही चीज़ है, यूनिफाइड है। वो क्या है उन्होंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें उन्होंने 5 इक्वेशन दिए। मैक्सवेल इज गिवन क्रेडिट, उन्हीं को क्रेडिट जाता है फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और ये बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं होता भाई, ये तो तुम बेसिक लेवल पे पढ़ लेते हो अलग अलग, लेकिन ये है यूनिफाइड, एक ही चीज़ होता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये 5 रूल्स हैं, इन्हीं 5 रूल्स से सारे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कंट्रोल हो रहे हैं, इस चीज़ को पकड़ो। तो उन्होंने यूनिफाई किया, मतलब बहुत सारे छोटे 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 का एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। अब मान लो एक और एग्जांपल, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई एप्पल गिर गया फ्लोर, ये अर्थ है, इधर ट्री है, यहाँ से एप्पल गिर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा ठीक है, कुतुब मीनार से बॉल छोड़ा, ये भी रिलीज होकर के गिर गया भाई। तो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r², सुना होगा, सुना है ना भाई, आप लोग सुने होंगे, रेवंत सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gm1m2/r², चिराग सुने हो ना। तो ये जो समझते हैं हम लोग, तो क्या यही फोर्स इसको भी कंट्रोल कर रहा है? बाद में पता लगा कि अच्छा वो वही है भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि Gm1m2/r² होता है यूनिवर्स में किसी भी 2 मास के लिए, वही यहाँ पे भी है और वही यहाँ भी है इंटरप्लैनेटरी मोशन के लिए। और सन के चारों तरफ अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा हो, या मार्स या जुपिटर या बहुत सारे वेनस हैं और क्या क्या है, तो इन सब को भी गवर्न करने वाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो क्यों ना सिर्फ ग्रेविटेशन को पकड़ा जाए भाई। तो यूनिफिकेशन करने का काम समझे, यूनिफिकेशन पे हमेशा थ्रस्ट रहा है फिज़िक्स का, हमेशा ये चाहत रही है कि बहुत सारे फिनोमेना के बदले में एक यूनिफाइड फिनोमेना, यूनिफाइड लॉ को पढ़ा जाए, समझा जाए और उससे वेरियस को कंट्रोल किया जाए, समझा जाए, समझाया जाए। तो यूनिफिकेशन एक मेन थ्रस्ट है। इन फिजिक्स अटेम्प्ट्स इज मेड to explain various physical phenomena in terms of just few concept and universal laws। थोड़े से ही कॉन्सेप्ट में फिजिक्स के ज़्यादातर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का कोशिश हमेशा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। एक ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको एक्सप्लेन करने में यूज़ हो सकता है। तो ये यूनिफिकेशन करने का एक एग्जाम्पल हुआ। सो यूनिफिकेशन भी एक प्रिंसिपल थ्रस्ट है फिज़िक्स में। इट मीन्स हम सब का टेंडेंसी होता है कि यूनिफाइड हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉज एक में क्लब्ड होकर के समझे जा सकें। ये क्लियर हुआ, यूनिफिकेशन एक थ्रस्ट हुआ, ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे जोर रहा है लोगों का, यूनिफाई करना। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा है रिडक्शनिज्म। तो दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं रिडक्शनिज्म। ये क्या होता है तो ये ज़रा समझा जाए। देखो, अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड, अभी भी अटेम्प्ट्स बन हो रहे हैं टू यूनिफाई द फंडामेंटल फोर्सेस नेचर फॉर द परस्यूट ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के जो फोर्स हैं उसको भी यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स अलग है, स्ट्रिंग में फोर्स है, मॉलिकुलर फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, चार्ज में फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर फोर्स है, 5 स्टार में फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारे फोर्स हैं। इन फोर्सेस को अब तक यूनिफाई करके 4 कैटेगरी में रखा गया है। 4 कैटेगरी में आगे कोशिश किया जा रहा है कि ये 4 भी 2 हो जाएं, ये 4 भी अगर 2 हो जाएं तो और अच्छा है। तो इसको भी हम लोग यूनिफाई कर रहे हैं। 4 टाइप के फोर्स हैं, 4 फोर्सेस हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। 4 फोर्सेस देखेंगे। सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 कैटेगरी के फोर्स बने हुए हैं। जितने भी फोर्स हैं, अगर ऐसे फोर्स आप काउंट करोगे तो फोर्स आपको 10, 12, 20, 15 लगेंगे। इतने टाइप के फोर्स हैं। सरफेस टेंशन का फोर्स, विस्कोसिटी का फोर्स,
बहुत सारे फोर्स जो आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन उन सबको अगर हम लोग इंक्लूड करने का कोशिश करें तो 4 कैटेगरी में उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से 4 फोर्स ही समझे जाएं बेसिकली। अब आगे यूनिफाइड होकर के ये 2 में कन्वर्ट हो जाए, ये अलग मैटर है। यूनिफिकेशन का हमेशा से ट्राई किया गया है और किया जाता है और अभी भी कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स अभी भी कर रहे हैं। यहाँ तक था यूनिफिकेशन। अब बात करें रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि देखो कोई एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, कोई एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, मान लो फॉर एग्जांपल कार का चलना और कार को चलाना, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसको समझें कैसे? तो इसको हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस कर देते हैं मतलब कार ड्राइविंग सीखना है, अच्छा ठीक है भाई, कार ड्राइविंग में एक होता है स्टीयरिंग पकड़ना, उसको संभालना, एक ब्रेक सिस्टम समझना, एक गियर सिस्टम समझना है, फिर तो ये बैक कैसे करते हैं और हॉर्न कैसे, हॉर्न का कब कब यूज़ होना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ होना चाहिए, और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको भी जानें, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इतने सारे चीज़ हैं, क्या सारा एक ही बार कर लेंगे? नहीं भाई। तो ये एक्चुअल में कार ड्राइविंग जानने के लिए ये इतने चीज़ आपके पास, ये एक कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। तो आप इसको एक ही बार में नहीं कर लेंगे, आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर करके देखेंगे। एक दिन हम लोग स्टीयरिंग चलाना सीखेंगे, दूसरे दिन हम लोग मान लो उसको बैक करना सीखें या जो भी है, और गियर चेंज करना सीखें, एक्सेलरेटर देना सीखें, क्लच कैसे यूज़ करते हैं वो देखें, ब्रेक लगाना सीखें या बैक का सीखें, फिर अपना दूसरे एस्पेक्ट देखें, इंजन में कैसे होता है, इसकी सर्विसिंग के पहले क्या चेक करना चाहिए तो वो देखें, फिर इसका हम लोग ट्रैफिक के रूल्स जानें, ऐसे ऐसे करके। तो हमने क्या कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हमने रिडक्शन कर दिया, रिड्यूस कर दिया अलग अलग में, और इन सब का अब डिटेल एनालिसिस देखेंगे, तब जाके माइंड में पिक्चर क्लियर होगा। अच्छा कार चलाना है, ये है, इतना कॉम्प्लेक्स है या इजी है। तो भाई हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अब जा देखो क्रिकेट होता है, तो भाई क्रिकेट मैच जीतना इतना आसान तो नहीं है, तो जीतने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड कर देते हैं। पहले स्ट्रेटजी बनाओ, तो स्ट्रेटजी पे फोकस हो जाओ, फिर भाई तो हमारा ओपनर बैट्समैन कौन होगा उस पर फोकस करो, उसकी स्ट्रेटजी डिसाइड करो, फिर थर्ड की फोर्थ की बॉलिंग में कैसा अटैक होगा, फील्डिंग के लिए अलग कोच बनाओ, इसके लिए अलग कोच बनाओ, इसको ये डिसाइड करेगा। तो क्या होता है, रिडक्शन कर दिए हम लोगों ने, रिड्यूस्ड कर दिए, और डिफरेंट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अब देख रहे हैं। ओवरऑल मैक्रोस्कोपिक है, मतलब बड़े चीज़ को हम लोग मैक्रोस्कोपिक, 2 तरह का हम लोग समझते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रो। मैक्रो मतलब ऊपर ऊपर देखने से, अच्छा ऊपर ऊपर देखने से, अच्छा हाँ सर पढ़ा रहे हैं पैनल पे, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो कि हमें इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है। तो वैसे ही है, बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्ट में करके रिड्यूस करके उनमें माइक्रोस्कोपिक व्यू लगाओ, मीन्स माइन्यूट डिटेल पे जाओ। द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शनिज्म। इस चीज़ को हम लोग रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो फिजिक्स में ये भी हमेशा से स्ट्रेस रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को रिड्यूस कर लो और उस पर माइक्रोस्कोपिक व्यू से लग जाओ। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब छोटे छोटे डिटेल भी, माइन्यूट डिटेल्स भी देखने हैं, समझने हैं, और तब हमारा ओवरऑल आइडिया ड्रॉ होगा। ठीक है, अब जरा इसमें क्या लिखना होता है, ये तो मीनिंग मैंने बता दिया, समझा दिया। अब जरा देखो इसमें और क्लियर हो जाएगा। रिडक्शनिज्म इज अनदर अटेम्प्ट इज मेड इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन ए मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो ऊपर से देखे, विदाउट माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिक मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप। ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, रॉकेट आ रहा है जा रहा है, अरे भाई उसका माइन्यूट लेवल देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, वो इधर से निकल रहा है तो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, तो उस पर लेंस लगाओ, उस पर माइक्रोस्कोप से देखो क्या हो रहा है। तो टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक। रिडक्शनिज्म क्या है भाई, तो एक अटैम्प्ट है जो कि किया जाता है, अटैम्प्ट मेड इन फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन ए मैक्रोस्कोपिक, ओवरऑल मैक्रोस्कोपिक जो कॉम्प्लेक्स है, इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स। माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट छोटे छोटे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया हुआ है।
thermodynamics was developed to explain macroscopic properties of, ठीक है, प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी ऑफ ए बल्क सिस्टम। कोई एक बल्क सिस्टम है, बकेट ऑफ मान लो वाटर है या कोई भी बड़ा सा एक कंटेनर है, उसमें गैस लिया है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो डेवलप किया गया फिजिक्स में, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा इसके टेम्परेचर में किस तरह से चेंज होता होगा, इसके प्रेशर में कैसे चेंज होता है, उन सब से रिलेटेड रूल के लिए थर्मोडायनेमिक्स बनाए गए। बाद में इसमें पता चला कि इसका यूज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हो रहा है, तो इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम लोगों ने अलग अलग करके देखा तो इसका और ज़्यादा एप्लीकेशन समझ में आया। वही देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोप मतलब ऊपर से देखने में जो लगता है प्रॉपर्टीज, सच एज टेम्परेचर, अच्छा भाई टेम्परेचर कितना है, कैसे वेरी करेगा, इंटरनल एनर्जी इसका कम है ज़्यादा है, और कैसे इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे कम करेंगे, इंट्रोपी, ये सब बल्क सिस्टम के लिए, बड़े से सिस्टम के लिए। लेटर ऑन दीज प्रॉपर्टीज, ये जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन रूल्स को हम लोगों ने लेटर ऑन दीज प्रॉपर्टी वेयर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब काइनेटिक थ्योरी में इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग जा करके और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और देखा कि ये भी करेक्ट हो रहे हैं, और तब इसकी अंडरस्टैंडिंग और माइन्यूट लेवल पे बन पाया। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि गैसियस बिहेवियर आप पढ़ रहे हो, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, गैस लॉ पढ़ते हो, उससे रिलेटेड जो भी रूल गैस फॉलो करते हैं, आइडियल गैस फॉलो करते हैं, आगे पढ़ेंगे चैप्टर 13 में। तो गैस जो फॉलो कर रहे हैं उनका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये तो ओवरऑल नज़रिए के लिए हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स डेवलप किया। लेकिन बाद में देखा कि इसमें बहुत सारे माइन्यूट लूप होल्स हैं, और उनको डिटेल में जानने के लिए हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जा कर के देखा, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे जा कर के देखा, ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल पे पहुँचे हम लोग, तब जा कर के ये देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आएगा ये, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन दो स्ट्रेस था, एक था भाई यूनिफिकेशन, दूसरा क्या था, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म कॉम्प्लेक्स चीज़ को रिड्यूस कर करके माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा। एनी मैक्रोस्कोपिक मतलब विदाउट मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने अलग अलग माइक्रोस्कोप लगा के देखने और समझने की कोशिश की, और तब जा कर के इसका कंक्रीट आइडिया मिला। तो रिडक्शनिज्म पे भी जोर रहता है और यूनिफिकेशन पे भी रहता है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ूँ। सारे अगेन इन्फॉर्मेटिव हैं, लिख दिया, इसका व्हाट्सएप भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? 10 मिनट और क्लास होंगे, 3:40 तक का क्लास है, इसलिए 10 मिनट्स अभी और क्लास होंगे। और जितने भी आज के क्लास हुए हैं उन सब के मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, साथ में वीडियो भी भेज दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पानी पीना हो जिसको, पानी पी लेंगे। किसको? रिडक्शनिज्म के यूनिफिकेशन, दोनों। चलो दोनों, चलो मैं दोनों थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। दो था, एक था भाई यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन दो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, दो चीज़ पे हम लोग फिजिक्स में जोड़ देते हैं। नेचुरल फिनोमेना तो पढ़ना ही है, लेकिन माइंड में दो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान होता है कि यूनिफाई करें। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और बताता हूँ तुम्हें। आप मोशन पढ़े 9th क्लास में, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पढ़ा है एक इक्वेशन। v इज इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। चैप्टर 3 में ये शुरू भी हो जाएगा। चलो ये तीन ही की बात करें। तीन इक्वेशन तुमने पढ़ा किसके लिए? मोशन के एनालिसिस के लिए। तीन इक्वेशन पढ़ा मोशन के एनालिसिस के लिए। तो यूनिफिकेशन कहता है ये कि ये तीनों अलग अलग पढ़ रहे हो भाई, तो इसको यूनिफाई करके छोटे से चीज़ में अगर हो जाए कि ये सारे उसी में इंक्लूडेड हों,
आप चैप्टर 3 जब आएंगे, जब 3 पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये 3 इक्वेशन एक्चुअली में, ये सब 3 क्या 4 हैं। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड भी है, a/2 × 2n-1। ये 4 इक्वेशन हैं काइनेमेटिक्स के। चारों इक्वेशन पढ़ो, या इसके कोर में, इसका रूट में जो है वो ये है 2 डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2 जो है ना, ये 2 ही बेसिक डेफिनेशन हैं। ये 2 बेसिक, एक वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, एक एक्सेलरेशन को, और इसी से ये आता है, ये आता है। ये 2 ही हैं, इन्हीं से ये आएगा, और भी लॉज आएंगे। और कब हमें एरिया निकालना चाहिए, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कब हमें एरिया निकालना चाहिए, कब स्लोप निकालना चाहिए। मतलब ये है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे, यही 3 नहीं, ऐसे ऐसे 5-6 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उन सब के रूट में है ये। तो ये क्या किया हमने, यूनिफाई कर दिया, समझो, यूनिफाई कर दिया। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे जो फिनोमेना हैं और रूल्स हम लोगों ने पढ़े, उन सबको यूनिफाई करने का काम, मतलब एक कर दिए, कम कर दिए, उसको हम लोगों ने यूनिफिकेशन कर दिया। तो यूनिफिकेशन का मतलब समझ गए कि बहुत सारे रूल्स को के बदले में कंबाइनली एक अगर समझ पाएँ, कंबाइन कर पाएँ, तो वो एडवांस लेवल पे ही होता है। वो आगे बढ़ते जाओगे तभी। अब माइन्यूट लेवल पे आप नहीं यूनिफाई कर सकते। अभी तक आप यही समझते हैं ना कि 3 अलग अलग हैं, 4 इक्वेशन अलग अलग हैं मोशन पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यही 2 हैं, इसी 2 में सब है, वो सब इसमें है ही, और कुछ एक्स्ट्रा भी है इसमें। इसलिए बेसिक ये है, इसको पकड़ो, उसको मत पकड़ो। वो पकड़ रहे हो ठीक है, लेकिन इसको पकड़ के रखना, ये ज़्यादा बेसिक है, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन इसको पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगेन मैथमेटिकल टूल चाहिए। तो इसीलिए तो मैथमेटिकल थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जानने हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे तभी पहचानेंगे। तो ये हुआ यूनिफिकेशन करना। मैंने बताया कि मैक्सवेल साहब ने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने यूनिफाई किया किसको, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बोलना छोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलो। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तो एक ही चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही देखने के 2 अलग अलग नज़रिए हैं, मैक्सवेल साहब का कहना था। तो उन्होंने यूनिफाई किया। आगे जब इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो उसमें पढ़ोगे कि हमारा मैक्सवेल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया। तो यूनिफिकेशन समझ गए, बोलो भाई यूनिफिकेशन समझे। ये था यूनिफिकेशन। देखो, attempts are made to explain various physical phenomena in terms of just few concepts or universal laws. For example, universal law of gravitation, उसी से आप मून का मोशन एक्सप्लेन करो, उसी से अर्थ का मोशन अराउंड सन एक्सप्लेन करो, उसी से ये पेन का मोशन छोड़ दें तो नीचे गिर जाएगा उसका एक्सप्लेन करो। उसी से हम लोग बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यूनिफाइड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा क्या था भाई, तो अटेम्प्ट रिडक्शनिज्म का। रिडक्शनिज्म क्या है, द प्रोसेस जिसमें कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक व्यू, इधर भी माइक्रोस्कोप लगाया तो इधर का डिटेल देखा, इधर माइक्रोस्कोप लगाया तो इधर का डिटेल देखा, इधर का माइक्रोस्कोप लगाया इधर से देखा, इस तरह से सबका जब डिटेल देखा तो हमें पूरा कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आया। एक ही बार पूरा फिनोमेना को एक बार में समझने का कोशिश ना किया जाए, क्या किया जाए, उसके बदले में उसके डिफरेंट टर्म को अलग अलग माइक्रोस्कोप लगा करके और उस पर 4 दिन उस पर स्टडी किया। ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप लगाना है, एक्चुअली में ये तो व्यू है, व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब आपको अगर कार ड्राइविंग सीखना है तो चलो आज का फोकस है सिर्फ स्टीयरिंग सीखना, तो बस उसी में अब लगे हैं, उसी में रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके बाद 4 दिन के बाद दूसरे चीज़ में आए, उसमें रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से अब मान लो मोबाइल टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, तो आपको क्या लगता है एक ही बार इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया? नहीं, उसके अलग अलग एस्पेक्ट रिसर्च होते गए, ये भी बहुत सारे करते करते फाइनली कुछ निकलता है। अब मोबाइल ही बनता है तो एक ही बार तो नहीं बनता है, उसका स्क्रीन में अलग टेक्नोलॉजी चला, उसका चिप में अलग है, उसके बटन्स में अलग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिड्यूस करके अलग अलग डिटेल में माइक्रोस्कोपिक व्यू देख करके, समझ करके और
ऐसे समझने का कोशिश करना, उसको रिडक्शनिज्म बोलते हैं। देखो, रिडक्शनिज्म इज अनदर अटेम्प्ट मेड इन फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट। जो उसको मैक्रोस्कोपिक का कंस्टिट्यूएंट है ना, छोटे छोटे, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू समझो कि माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट का हम लोग सिस्टम को स्टडी करने के लिए करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक, तो ये थर्मोडायनेमिक जो डेवलप हुआ था मैक्रोस्कोपिकली हम लोगों ने स्टडी करने के लिए कि अच्छा कोई गैस कंटेनर में रखे हैं तो टेम्परेचर, उसका प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में ओवरऑल आइडिया के लिए। बाद में पता चला भाई कि इसमें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो उसका स्टडी किया गया, उसका एनालिसिस किया गया। माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे गए, एटॉमिक लेवल पे गए, तब देखा कैसे कैसे कोलिजन होता है, कैसे वाल्व पे ये स्ट्राइक करता है तो प्रेशर डेवलप होता है, क्यों पिस्टन अगर लगा दिया तो पिस्टन पे ये फोर्स लगाता है। तो ये सब, अब गैस जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो गैस के प्रेशर से उसका सीटी निकल जाता है, कैसे निकल जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब पढ़ोगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझ पाएंगे। तो दिस इज़ प्रोसेस इज नोन एज, कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए उसके डिफरेंट पार्ट पे माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग बनाना, वो रिडक्शनिज्म है। क्लियर है कि और डाउट है भाई? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, टाइम हो रहा है। तो इसको हम लोग, ये भी आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। एक और, चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, छोटा सा चीज़, उसके बाद ये छुट्टी हो जाएगी आपकी। स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखो, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक व्यू, क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक व्यू, कितने तरह के हैं थोड़ा सा समझा दूं। आपसे कोई पूछ दे फिजिक्स कितने तरह का फिजिक्स होता है, तो देखो भाई, फिजिक्स में 3 टाइप है। समझो कि 3 फिजिक्स हैं। कौन कौन से? तो एक है, देखो, एक है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन। न्यूटन साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है क्लासिकल फिजिक्स में, और ये 11th-12th का जो फिजिक्स है ना, वो क्लासिकल फिजिक्स ही है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। समझो, ये समझो कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू रखते हैं, मतलब इसमें एटम मॉलिक्यूल लेवल पे जाते हैं। और एक होता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जो होता है वो हाई स्पीड फिजिक्स होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो, स्पीड ऑफ लाइट जैसा, उसके कंपेरेबल में। तो ये तो बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ना होता है, मतलब जो लोग एमएससी करते हैं वो समझते हैं, बीएससी करते हैं वो समझते हैं, जो फिज़िक्स में ही आगे बढ़ते हैं वो समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का फिजिक्स है। ये हम लोगों को बहुत कम, थोड़े मोड़े ही पढ़ने हैं। मेनली पढ़ना है आपको क्लासिकल फिजिक्स विच इज़ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो वही देखो, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हैज़ टू मेन 2 डोमेन, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। 2 डोमेन मेनली, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को डील करता है। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे ही बिना माइक्रोस्कोप का, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। अच्छा, क्रिकेट बॉल थ्रो कर दिया, ऐसे आया, पेन आया, ऐसे गिर गया। अरे पेन के रास्ते में फ्रिक्शन भी लगा होगा, एयर का फ्रिक्शन, उसको तो काउंट किया नहीं। ठीक है, क्रिकेट बॉल जा रहा है तो भाई एयर के साथ इसका कैसा इंटरेक्शन हो रहा है वो तो देखा नहीं, तो रफ आइडिया। तो वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, विच मे बी एट द लेबोरेटरी में देखते हैं उसके हिसाब से, या टेरेस्ट्रियल देखते हैं अर्थ और मून में, या अर्थ या सन में, तो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे। ये सब हमारा होता है किसमें? क्लासिकल फिजिक्स में। मैकेनिक्स है, मोशन रिलेटेड, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है।
12th में। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। 11th-12th में यही हम लोग पढ़ते भी हैं। दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, ठीक है, द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, इन सब पे हमारा ध्यान होता है क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। आपका जो फिजिक्स है वो ये वाला है फिजिक्स, जो इसमें ज़्यादा ध्यान देने हैं हम लोगों को 11th एंड 12th में, समझे, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। और तीसरा है ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, जो कि आगे। तो अभी हम लोगों को क्लासिकल फिजिक्स में ज़्यादातर बहुत सारे रूल्स हैं, न्यूटन साहब का दिया हुआ, इसलिए इसको हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेट फिजिक्स हैं, क्योंकि माइन्यूट डिटेल में नहीं जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते हैं। एयर का फ्रिक्शन नेगलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, इन्फॉर्मेटिव ही चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया है भाई, बोलो। यस सर। तो जो फॉर्मूला हमने मैथ का कराया, मैथ का थोड़ा बहुत फॉर्मूला कराया था, सबके मैं स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और साथ में वीडियो भेजता हूँ, ताकि किसी का कोई क्लास छूटे तो वो कवर कर ले। कहीं पे